असली भारत की बात के तहत इस व्याख्यान में आप सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज के इस व्याख्यान में जिस विषय पर मुझे अपनी बात आप सब लोगों के सम्मुख रखनी है वह है भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों की प्रासंगिकता। साथियों, पिछली 25 मई को आज से 19 दिन पहले अमेरिका के मिनियापोलिस नामक शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने नकली डॉलर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फला स्थान पर फला दुकान पर एक व्यक्ति नकली डॉलर से सामान खरीद रहा है। पुलिस को यह नहीं बताया गया था कि वह व्यक्ति अश्वेत है, और इसलिए जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां 10-12 लोग खड़े थे। चूंकि पुलिस को यह नहीं मालूम था कि इनमें से कौन व्यक्ति वह है जिसके बारे में सूचना मिली, तो होना तो यह चाहिए था उसे सबको गिरफ्तार करना चाहिए था या सबसे पूछताछ करनी चाहिए थी, उनकी तलाशी लेनी चाहिए थी। यदि किसी के पास नकली डॉलर आता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस को लगा कि चूंकि उन सब लोगों में एक अश्वेत व्यक्ति खड़ा है तो अपराधी यही हो सकता है, दूसरों से बात करने की आवश्यकता नहीं। और उसके साथ भी उन्होंने उसको गिरफ्तार करके एक पुलिस स्टेशन नहीं ले गए। जैसा कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत समान सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिलती हैं, उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उसे अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था, और यदि वह व्यक्ति चाहता अपने वकील को बुलाने का तो उसे ये मौका भी देना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई भी अवसर जॉर्ज फ्लॉयड को नहीं दिया और उसे वहीं पर दंड देने का भी निश्चय कर लिया और सबके सामने वहीं सड़क पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने उसे जमीन पर गिरा के, जॉर्ज फ्लॉयड को जमीन पर गिराकर अपने घुटने से उसके गर्दन को इतनी देर तक दबाया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गया। नस्लवाद पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन समेत लगभग 75 शहरों में यह प्रदर्शन पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है। और यही नहीं, अमेरिका से बाहर भी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन में भी इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं और हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में तो जब प्रदर्शन हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुई। अमेरिका में तो 40 शहरों में तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। वाशिंगटन में प्रदर्शनकारियों की ताकत के सामने स्थिति इतनी खराब हुई कि वहां के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को बंकर में छुपकर अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शरण लेनी पड़ी। और एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जब ये प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें सिर्फ अश्वेत लोगों ने भाग लिया। अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में जिन जिन शहरों में ये प्रदर्शन हुए हैं या हो रहे हैं वहां पर श्वेत आबादी भी बड़ी संख्या में अश्वेत भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नस्लवाद विरोधी मुहिम में उनका साथ दे रही है। अमेरिका की पुलिस ने घुटनों के बल झुककर जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि दी और अपने साथियों की करतूत पर शर्मिंदगी महसूस करी। जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन जब पुलिस अधिकारी द्वारा घुटने से दबाई जा रही थी तो उसके मुंह से सिर्फ 2 ही लाइनें निकल रही थी, प्लीज लीव मी, आई कांट ब्रीथ। मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। जॉर्ज फ्लॉयड के मुंह से निकले हुए ये शब्द
वहां के प्रदर्शनकारियों के लिए नस्लवाद के विरोध में चल रही मुहिम में नारा बन गए। हर जगह यही नारा लगाया जा रहा है, आई कांट ब्रीथ। साथियों, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का प्रभाव भारत में भी पड़ा, खासतौर पर सोशल मीडिया में जो लोग चर्चा करते हैं उनके में। और उनके बीच ये बहस चली कि अमेरिका में तो एक जॉर्ज फ्लॉयड मरा है, लेकिन भारत में तो रोज किसी न किसी जिले में, किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत होती है। कभी वह दलित के रूप में मरता है तो कभी आदिवासी के रूप में मरता है। यह बात दूसरी है कि अमेरिका में नस्लवाद के कारण उसकी मौत होती है, भारत में जातिवाद के कारण उसकी मौत होती है। तो जैसे अमेरिका में लोग सड़क पर उतर आए नस्लवाद के विरोध में, उस प्रकार भारत में लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते। भारत में तो जातिवाद से पीड़ित लोग 85% है और अमेरिका में तो सिर्फ 15 से 20% है। लेकिन अमेरिका में अगर पीड़ित समाज सड़क पर उतर सकता है अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध करने के लिए, तो भारत में जो शोषण से पीड़ित लोग हैं, जो कि संख्या में 85% हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं उतरते। ये बात चर्चा का विषय बन गई। साथियों, हमें ऐसा यहाँ पे भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है, और जैसे कि संभावना लग रही है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा मामले को विस्तार में समझना होगा। अमेरिका में नस्लवाद की जड़ें गहरी हैं, 300-400 साल पुराना उनका इतिहास है। आज से लगभग 350-400 साल पहले अफ्रीका से अश्वेत लोग गुलाम बना बनाकर वहां पर खेती करने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ले जाए गए। जानवरों की तरह उन्हें रखा गया, कम खाना खिलाकर अधिक से अधिक उनसे काम लिया गया, और यदि वो भाग न जाएं इसलिए उनको जानवरों की तरह जंजीर से बंद कर रखा गया। लेकिन धीमे धीमे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया और 1860 तक इस गुलामी प्रथा पर रोक लगाने की मांग उठने लगी। अश्वेत लोगों की तरफ से तो उठ ही रही थी, श्वेत लोगों ने भी उनके समर्थन में बात कहनी शुरू करी कि अश्वेत भी इंसान है, उनको गुलामी प्रथा से मुक्त कर देना चाहिए। इस बात पर अमेरिका में विभिन्न राज्य 2 भागों में बंट गए और इसी मुद्दे पर 1860-61 में वहां पर सिविल वार हुआ कि स्लेवरी खत्म की जाए ना खत्म की जाए। 6 लाख से ज्यादा लोग इस सिविल वार में मरे और लास्ट में सिविल वार का नतीजा, रिजल्ट उन राज्यों के फेवर में रहा जो स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए 1865 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके स्लेवरी सिस्टम पर रोक लगा दी गई। बाद में 1-2 वर्ष बाद फिर संशोधन करके उनको समान नागरिक का दर्जा दिया गया, बाद में वोट देने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन साथियों, संविधान में ये सारे अधिकार देने के बाद भी उनके साथ नस्लवाद पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव लगातार चलता रहा और 1950 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में वहां के अश्वेत लोगों ने इस भेदभाव के खिलाफ सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया, जो कि 60 के दशक तक चला, 1965 के आसपास तक। इस आंदोलन का अमेरिका के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, खासतौर वहां के श्वेत वर्ग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और श्वेत वर्ग जो कि वहां का शासक वर्ग है, 80% से अधिक उसकी जनसंख्या है। इत्तेफाक से उस समय पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में हवा बह रही थी और उस हवा का प्रभाव अमेरिका पर भी था। और अमेरिका तो अपने को लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक मानता था, तो इसलिए वहां की जनता को भी ये लगने लगा कि अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों के अपने को संरक्षक मानते हैं तो हमें यहाँ के अश्वेतों को
उनके अधिकार देने चाहिए। और इसलिए वहाँ के उद्योगपतियों ने, वहाँ के समाज ने उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए, जिन्हें अफर्मेटिव एक्शन या डाइवर्सिटी सिद्धांत की तरह के रूप में कहा जाता है। एक प्रकार से वो आरक्षण की सुविधा है। वहां के समाज में ये परिवर्तन आया कि उन्होंने अश्वेत बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। जैसे किसी के 3 बच्चे हैं, उन्होंने एक अश्वेत बच्चा लिया और उसको उसी तरीके से पालन पोषण उसका किया जैसे अपने पुत्र पुत्री का करते हैं। वहां के टीवी कार्यक्रमों में, वहां के हॉलीवुड में जो फिल्में बनती उन पर भी इस बात का असर पड़ा। उन्हें लगा कि अगर हम अपने कार्यक्रम में 10 कलाकारों को ले रहे हैं और उसमें सभी श्वेत हैं तो संदेश ये जाएगा कि हम लोकतंत्र के समर्थक नहीं हैं। इसलिए वहां पर ऑटोमेटिक अपने आप उन्होंने एक बंधन अपने ऊपर बनाया, ये आवश्यक अपने लिए बनाया कि यदि वो कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसमें कम से कम एक अश्वेत कलाकार को लेंगे। और इसीलिए इस तरीके से वहां पर अश्वेत कलाकारों की टीवी और फिल्मों में भागीदारी शुरू हुई। साथियों, वहां पर चल रहे इस मानसिक परिवर्तन, जो श्वेत समाज में जो मानसिक परिवर्तन आया, उसी का यह परिणाम रहा कि बराक ओबामा अश्वेत होते हुए भी वहां पर राष्ट्रपति बने। ये ध्यान देने योग्य बात है कि बराक ओबामा अगर राष्ट्रपति बने तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां पर 80% से ज्यादा आबादी वहां श्वेत समाज की है। तो इसका मतलब है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो इस श्वेत समाज के समर्थन से बने। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद भी और श्वेत समाज में इतना मानसिक परिवर्तन होने के बाद भी अश्वेत समाज के साथ नस्लवाद आधारित भेदभाव आज भी चालू है। क्योंकि समाज में कुछ लोग तो होते हैं जो बदलना नहीं चाहते। अगर भारत के बारे में इस संबंध में देखा जाए तो भारत में जातिवाद का इतिहास बहुत पुराना है, 4000 वर्ष पुराना है। आप सभी को इतिहास मालूम है, इसलिए इतना विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बुद्ध के समय का मामला हो, जब बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को मानने से इनकार किया, चाहे मध्यकाल का मामला हो जब गुरु नानक, कबीर और रविदास जैसे संतों ने इस भेदभाव वाली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, या चाहे 19वीं शताब्दी का मामला हो जब ज्योतिबा फुले साहब ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, साहू महाराज ने आवाज उठाई, और बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जातिवाद विरोधी मुहिम का नियंत्रण पूरे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन दुख इस बात का है, और वो समानता है भेदभाव पर, अगर हम अमेरिका और भारत की तुलना करें, कि जैसे अमेरिका में कानून में सब कुछ अधिकार देने के बाद भी, सबको समान मानने के बाद भी वहां पर आज भी नस्लवाद पर आधारित भेदभाव चालू है, वैसे ही भारत में कानून के सम्मुख सबको एक समान मानने के बाद भी जातिगत भेदभाव समाज में अभी भी जारी है। चाहे आप खैरलांजी का मामला ले लें, या मिर्चीपुर का मामला ले लें, या लक्ष्मणपुर बाथे का सामूहिक नरसंहार का मामला ले लें। ये तो बड़े मामले थे, लगातार समाचार पत्रों में सुर्खियां बने, वैसे बनना ऐसे छोटे मामले लगातार इस प्रकार के समाचार पत्रों में आते रहते हैं। कासगंज में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसका विरोध हुआ तो उसे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और पुलिस की मदद से वह घोड़ी पर चढ़ पाया। तो कहने का अर्थ है कि चाहे अमेरिका का मामला हो, चाहे भारत का मामला हो, नस्लवाद पर जैसा वहां सामाजिक भेदभाव है, वैसे यहां जाति पर आधारित भेदभाव है। और वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी समानता है।
जैसे वहां पर सारे उद्योग धंधे श्वेत वर्ग के आधिपत्य में है, उनके नियंत्रण में है, वैसे ही भारत में भी सारा उद्योग जगत, उद्योग धंधे सवर्ण समाज के नियंत्रण में है। एससी ओबीसी के लोग अगर उद्योग धंधों में कहीं हैं तो वो ना के बराबर हैं। अधिकांश इस वर्ग का आदमी कामगार के रूप में है, मालिक के रूप में नहीं है। लेकिन दूसरा जो अंतर है कि अमेरिका में तो श्वेत वर्ग की मानसिकता में इतना परिवर्तन आया कि वो जब ये आंदोलन हो रहा है उसमें श्वेत वर्ग के लोग अश्वेतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ के सवर्ण समाज में कभी इतना परिवर्तन नहीं आया। अगर परिवर्तन आया है तो बहुत थोड़ा है। इतना परिवर्तन कभी नहीं आया कि जब दलितों पर, आदिवासियों पर कोई अत्याचार हुए हों और उन अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने सड़क पर उतरे हों, चाहे छोटा ही प्रदर्शन सही लेकिन सड़क पर उतरे हैं, तो उनमें सवर्ण समाज के लोग उनके साथ, उनका साथ देने के लिए, उनका नैतिक समर्थन करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हों। ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो ये प्रश्न उठता है कि भले सवर्ण समाज नहीं साथ देता, लेकिन इस देश का जो जातिवाद से पीड़ित वर्ग है वो तो संख्या में 85% है। वो क्यों नहीं खुद सड़क पर उतार आता? वो क्यों नहीं एक होता? ये आज के समय में इस बात को समझने के लिए आज की परिस्थिति में बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हमें थोड़ा गहराई में इस बात को जाना पड़ेगा। साथियों, मेरे अनुसार यहां पर ऐसे प्रदर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अमेरिका में जो नस्लवाद से पीड़ित वर्ग है उसकी पहचान स्पष्ट है कि वो काला है, ब्लैक है। अगर मैं काला हूं तो दूसरा भी काला है, और वो अपनी पहचान छुपा नहीं सकता। इस बात ने कि वह पहचान छुपा नहीं सकता, उसके अंदर काले होने पर जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, जो हीनता की भावना थी, वो धीमे धीमे खत्म कर दी, और उसको ये लगने लगा कि अगर मैं काला हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो अधिकार तुम्हारे हैं गोरे होने के कारण, वो मेरे भी होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जात के आधार पर सबको पहचाना नहीं जा सकता। ये बात दूसरी है कि जातिवाद का, जाति व्यवस्था का उत्पत्ति आज से 4000 वर्ष पहले जब हुई तो वो नस्ल के आधार पर ही हुई। आर्यों और द्रविड़ों के संघर्ष से ये उत्पत्ति हुई। आर्यों और भारत के मूल निवासियों के बीच जो संघर्ष था उसके कारण जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। लेकिन 4000 वर्षों में धीमे धीमे रक्त मिश्रण के कारण जो बाहर से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था कि कौन आर्य है, कौन गैर आर्य है, वो पहचान का भेद वो धीमे धीमे समाप्त हो गया। आज कोई ये देखकर नहीं कह सकता कि फला व्यक्ति ब्राह्मण है और फला व्यक्ति दलित है, आदिवासी है, धोबी है, धानुक है, जाटव है, अहीर है। ये कोई देख के नहीं कह सकता। रक्त मिश्रण ने जहां एक और सकारात्मक माहौल समाज में पैदा किया कि कोई किसी को ये देखकर ये नहीं बता पाता कि वह किस जाति का है, लेकिन इसका समाज पर, एक पीड़ित समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि उन्हें जाति छुपाने का एक मौका मिल गया। शहरों में लोग, जो शिक्षित वर्ग रहता है, वो मोस्टली जात छुपा कर रहता है। गांव में जात नहीं छुपा पाते, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जात छुपा ही नहीं सकते। सबको मालूम होता कि ये व्यक्ति धोबी है, जाटव है, धानुक है, अहीर है, गणेरिया है, और ये ब्राह्मण है। लेकिन शहर में ऐसा मामला नहीं है। शहर में शिक्षित वर्ग का अधिकांश हिस्सा तो जात छुपा कर रहता है।
और इसलिए जब जाति के प्रश्न पर कोई भी सेमिनार होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो उनको नैतिक समर्थन देने के लिए भी अधिकांश लोग पहुंचते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई उन्हें पहचान न जाए, कि उनकी जात के आधार पर उनकी पहचान न बन जाए। और गांव में जब कोई जातीय आधार पर कोई भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, तो अपने दूसरे समाज के साथ जो बैठे होते हैं, वहां पर कोई चर्चा चल रही, तो तब भी वो जातिगत प्रश्न पर बचने का प्रयास करते हैं, दाएं बाएं होने का प्रयास करते हैं। ये जो हीन भावना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में तो आदमी अगर जाति छुपा नहीं पा रहा है, लेकिन वो दबंग के सामने झुकने के लिए मजबूर है। और शहर में जो शिक्षित है, हर तरीके से समर्थ है, वो मुकाबला कर सकता है, तो वो जातिहीनता के कारण, जात के कारण, जो हीनता के कारण, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण वो सामने आने को तैयार नहीं है। तो ये जो जातिवाद से संबंधित हीनता की भावना है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोगों की एकता में या जाति अत्याचारों के विरोध में एक बड़ी ताकत बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, अवरोध है। दूसरी बात, दूसरा कारण जो मैं बताना चाहूंगा वह यह है कि अमेरिका का जो पीड़ित समाज है, जो नस्लवाद पर से पीड़ित है, वो एक है। जो भी है वो काले के आधार पर एक है, अश्वेत होने के आधार पर एक है। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है कि अश्वेत अश्वेत से कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन भारत में जो जातिवाद से पीड़ित समाज है, वो 6000 से अधिक जातियों में बटा हुआ है। और समस्या ये भी है कि वो इस प्रकार बटा है कि जब दूसरी जात के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है तो वो उसमें दखलंदाजी नहीं करता। खास तौर पर सामाजिक व्यवस्था में उससे नीची जात के ऊपर अत्याचार होता है तो अक्सर वो न केवल उदासीन रहता है, और कभी कभी तो उस अत्याचार में खुद भी भागीदार बन जाता है और उसको बढ़ावा देता है। जब भी अत्याचार होता है तो उसकी अपनी जात वाले ही उसका साथ देते हैं, बाकी जात के लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और जब उनका नंबर आता है तो दूसरी जात के लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। शहरों में रहने वाले शिक्षित लोग कभी कभार मदद भी करते हैं, चुपचाप छुपकर, तो वो अपनी जात वालों का ही करते हैं। और उस वजह से ये होता है कि उनके प्रयासों को कभी कभी सफलता भी मिल जाती है, लेकिन चूंकि वो दूसरी जातियों से सपोर्ट नहीं मांगते हैं और ना ही दूसरी जातियां सपोर्ट करना चाहती हैं, तो बहुत से मामलों में, अधिकांश मामलों में उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है अपने जाति के व्यक्ति को न्याय दिलाने में। तो ये दो कारण प्रमुख हैं। तीसरा कारण भी है, वह है जो जाति व्यवस्था से पीड़ित, डायरेक्ट सीधे रूप से पीड़ित व्यक्ति है, जो गांव में रहता है। खासतौर पर वो बड़ी संख्या में है, वह रोज जात के आधार पर अत्याचार सहता है, गालियां सुनता है, वह इसका विरोध कर सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन उसका एक कारण है। अमेरिका में तो जो नस्ली भेदभाव है वो 400 साल, 350 साल पुराना है। तमाम अत्याचार उन्होंने सहे, लेकिन बीच बीच में वो अपना विरोध करते रहे, उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ, और इसी कारण वो नस्ली भेदभाव का विरोध करने में सफल भी हुए। वो आज भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो गांव में पीड़ित समाज है, एक तो यहाँ का जो जातिवाद पर आधारित भेदभाव है वो 4000 वर्षों से पुराना है, अधिक पुराना है। 4000 वर्षों के इस जातीय उत्पीड़न ने लोगों के हौसले पस्त कर दिए हैं। उनका जज्बा, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने का जो उनका जज्बा होना चाहिए, वो समाप्त कर दिया है, खासतौर पे गांव के लिए। शहर में भी जज्बा समाप्त है, वो तो जाति छुपा के रहते हैं। गांव वालों का जज्बा एकदम समाप्त हो गया है। वो इस जातीय अत्याचार को अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगे।
छोटे मोटे अत्याचारों पर, छोटे मोटे भेदभाव पर तो वो आवाज भी नहीं उठाते, चुपचाप सुन लेते हैं। गांव का दबंग अगर जाति आधार पर गाली देता है तो वो उसको इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब बहुत बड़ा कोई मामला बनता है, पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, पुलिस में केस पहुंच जाता है, तब वो लोग मदद मांगने के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी जात के नेताओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन सामान्य रूप में वो कभी इसका विरोध नहीं करते हैं। तो साथियों, ये समाज की, भारतीय समाज की स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें यह बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लेनी चाहिए कि जैसे अमेरिका में अश्वेत इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं, वो आज जो उतरे हुए हैं वो तो बहुत बड़ा आंदोलन है। 1961 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी सड़कों पर, उसके बाद आज इकट्ठी हुई है। लेकिन ऐसा आंदोलन भारत में कभी ना तो हो सकता है, ना ही आगे होने की संभावना है। ये खाली पुलाव हम लोग को दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए? अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो हमें सबसे पहले तो अपने जाति खोल से बाहर निकलना होगा। हमें जाति के दायरे से बाहर निकलना होगा। हमें समाज को अपने शोषण के इतिहास पर संगठित करना होगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर समाज को संगठित करना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर समाज को संगठित करना होगा, लाला सिंह यादव की विचारधारा के आधार पर समाज को संगठित करना होगा, रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा के आधार पर समाज को संगठित करना होगा। इन सब महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर हमें अपने समाज को संगठित करना होगा। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो यकीन मानिए रहेंगे और आगे कुछ नहीं होने वाला है। जब भी मैं कभी जाति से बाहर निकलने की बात करता हूं तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, खासतौर पर जो लोग जाति संगठन चला रहे हैं। यहां पर मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जाति संगठन चलाना कोई गलत बात नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि जाति संगठन आप चला रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति संगठन आप चला रहे हैं तो आपकी सोच क्या है। यदि आप अपनी जाति को, अपने समाज को ये संदेश देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि वह दूसरी जातियों के साथ मिलकर ना चले, तो आपका जाति संगठन किसी काम का नहीं, बल्कि आप अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं। जाति से प्रेम करिए, लेकिन जाति पर घमंड करना ठीक नहीं। आप जाति को से प्रेम करिए, उनके विकास के लिए सब कुछ करिए, उनको संगठित करिए, लेकिन इस प्रकार से संगठित करिए कि आपकी जाति दूसरी जातियों की पूरक बने, ना कि आप दूसरी जातियों के विरोधी बने। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए एक मोहल्ला है जिसमें आपका परिवार रहता है। अगर आप अपने परिवार के में जो है अपने बच्चों को उनके विकास के लिए सब कुछ करते हैं और उन्हें ये सिखाते हैं कि मोहल्ले के दूसरे लोगों के साथ मिलकर नहीं चलना है, तो आप एक तरीके से अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। उसी प्रकार ये बहुजन समाज एक मोहल्ला है और आपकी जाति आपका परिवार है। अगर आप अपनी जाति को ये सिखाते हैं कि इस बहुजन समाज रूपी मोहल्ले की दूसरी जातियों से मिलकर नहीं चलना है, तो ये गलत है। वो भी जो हमारी साझा लड़ाई है, हमारे साझा दुख हैं, उनके ऊपर हम एक साथ एक दूसरे से कंधे मिलाकर नहीं चलना है। अगर ये शिक्षा आप देते हैं तो बिल्कुल गलत है, आप समाज का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जाति आधारित संगठन चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप उनको शिक्षा क्या दे रहे हैं। आप समाज को संगठित करिए और इस प्रकार संगठित करिए कि लोग एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के विरोधी ना बने, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई है। जातिवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है वो हमारी सामूहिक लड़ाई है
और साथियों, इसके लिए हमें सबको अपना मानसिक परिवर्तन करना होगा। मानसिक परिवर्तन, समाज का मानसिक परिवर्तन हो, इसके लिए हमें एक आंदोलन चलाना होगा। और मैं तो कहता हूं कि खाली SC ST OBC को ही अपना मानसिक परिवर्तन नहीं करना होगा, सबड़ समाज को भी अपना मानसिक परिवर्तन करना होगा। यदि सबड़ समाज इस देश को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, उसे सोचना चाहिए कि यदि अमेरिका में नस्ली भेदभाव के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है और सड़क पर प्रदर्शन होते हैं उसके विरोध में, तो वो जब वहां के श्वेत लोग उसके समर्थन में सड़क पर उतर सकते हैं, उनको पूरा नैतिक समर्थन दे सकते हैं, तो भारत में दलित आदिवासियों पर जब अत्याचार होते हैं तो यहाँ के सबड़ समाज सड़क पर उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरता? सबड़ समाज यहाँ पर संख्या में सिर्फ 15% है, लेकिन देश की सत्ता पूरी तरीके से उनके हाथ में है, उनके नियंत्रण में। इसलिए यदि उनके अंदर मानसिक परिवर्तन आता है तो इस देश में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा और ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों के पर आधारित नए राष्ट्र के रूप में बनने में जल्दी सफल होगा। लेकिन सबड़ समाज के अंदर परिवर्तन आता है या नहीं आता है, इस बात की प्रतीक्षा बहुजन समाज की जातियों को नहीं करना है, क्योंकि यदि उनके अंदर परिवर्तन आएगा तो वो देश को अच्छा देखने के लिए वो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहेंगे। लेकिन बहुजन जातियों को अपना मानसिक परिवर्तन करना है, वो अपनी मुक्ति के लिए करना है। जातिवाद विरोधी आंदोलन जो है वो आपकी अपनी मुक्ति का आंदोलन है, हमारी मुक्ति का आंदोलन है। जातिवाद भेदभाव से मुक्त अगर हमें समाज का निर्माण करना है तो वो हमारी मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए अगर उस आंदोलन को सफल बनाना है, निर्णायक दौर तक पहुंचाना है, तो बहुजन जातियों को कम से कम अपने अंदर मानसिक परिवर्तन लाना होगा। उन्हें सोचना होगा ये जो जातिगत भेदभाव बहुजन जातियों के बीच में है वो हमें एक दूसरे से बांटने के लिए किया गया है, और अगर हम आपस में बटे रहे तो हम कभी भी जातिगत अत्याचारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे महापुरुष किस तरह का देश चाहते थे। 1964 में मार्टिन लूथर किंग ने एक कल्पना की थी एक सभा के सामने, बड़ा ऐतिहासिक है उसका भाषण, जिसमें उन्होंने एक ऐसी अमेरिका की कल्पना की थी जिसमें श्वेत और श्वेत के बीच में कोई भेदभाव ना हो, दोनों एक दूसरे को इंसान की नजर से देखें। भारत के संबंध में भी यही कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे भगत सिंह हों जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, या चाहे हमारे संविधान निर्माता हों, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले दूसरे लोग हों, सभी ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना करी जिसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में कोई भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे को इंसान की नज़र से देखें। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अपने समाज का मानसिक परिवर्तन करना होगा, और ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जाति भेद पर आधारित जो अत्याचार हैं उनको तो रोकने में सफल होंगे ही, अपने महापुरुषों के सपनों का राष्ट्र भी इस भारत देश को बना पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल।